नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है कड़वा सच। तो चलिए सुनते हैं कहानी कड़वा सच। माधवी के फोन की घंटी लगातार बज रही थी, पर माधवी के कानों तक उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो शून्य में खोई हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जीती जागती इंसान नहीं, कोई पत्थर का बुत हो। फोन की बजती रिंगटोन सुन माधवी की सबसे प्यारी सखी, जो अभी अभी उसके कमरे में आई थी, उसने जब माधवी को ऐसी स्थिति में देखा तो उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। उसने लंबी सांस लेकर आगे बढ़ फोन उठा लिया। फोन राघव का था। उधर से आवाज आई, हेलो माधवी, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ, तुम उठा ही नहीं रही हो। क्या बात है, सब ठीक तो है? जीजा जी, मैं बंधु बोल रही हूँ। माधवी के सिर में दर्द था, मैंने दर्द की दवा दी है। इस समय वो सो रही है। जैसे ही वो उठेगी मैं उससे कह दूंगी आप उससे बात करना चाहते हैं। वैसे जीजू, अगर आप चाहें तो अपने मन की बात मुझे बता सकते हैं, मैं माधवी को बता दूंगी। मैं आपकी साली हूँ, अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकते हैं, मधु ने छेड़ते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि इस समय माधवी राघव से बात करे। मधु की बात सुन माधवी जैसे होश में आ गई। उसने मधु के हाथ से फोन लगभग छीन कर जल्दी से कहा, राघव जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मधु आपसे झूठ बोल रही है। क्या आज शाम को आप फ्री हैं? हाँ, मुझे कोई विशेष काम नहीं है। अगर कोई काम होगा तो भी आपके लिए रद्द कर दूंगा। वैसे क्या बात है जो आप मुझसे मिलने का समय मांग रही हैं? आपके लिए समय तो क्या, मेरी जान हाजिर है, राघव ने रोमांटिक स्वर में कहा। कोई और समय होता तो राघव की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर माधवी का चेहरा शर्म से सिंदूरी हो जाता, पर इस समय उसके चेहरे पर शर्म की लाली नहीं, दर्द भरी लकीरें उभर आईं। उसकी हिरनी जैसी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दिल का दर्द होठों पर ना आ जाए, इसलिए माधवी ने अपने दांतों से होठों को भींच लिया। फिर सपाट स्वर में कहा, राघव जी, मुझे आपको कुछ बताना है। शाम को घर आइए तो यही बात होगी। इतना कहकर माधवी ने फोन काट दिया। मधु ने गुस्से में माधवी को घूरते हुए पूछा, तूने शाम को जीजू को घर पर क्यों बुलाया है? क्या बात करेगी उनसे? माधवी ने दर्द भरी आवाज में धीरे से कहा। उसकी आवाज जैसे गहरे कुएं से आ रही थी। मैंने अपने जीवन का घिनौना सच बताने के लिए राघव जी को घर बुलाया है। मधु ने माधवी को कंधे से पकड़कर झकझोर कर लगभग चिल्लाते हुए पूछा, माधवी, तू क्या कह रही है? तुझे पता भी है? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? तेरा सच तेरे ही जीवन में अंधेरा भर देगा। लोग अपने जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करते हैं, और एक तू है जो अपने ही हाथों अपनी खुशियों को आग लगाने की सोच रही है। मधु की बात सुनकर माधवी ने गंभीर लहजे में कहा, मधु, तू मुझे ऐसे क्या देख रही है? मैं पागल नहीं हूं, पूरी तरह होश में हूं। मधु ने गुस्से में झल्ला कर कहा, अगर तुम होश में होती तो जो कहने की सोच रही हो वो कहने की कभी सोचती भी नहीं। माधवी ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? हाँ, तुमने गलत ही कहा है। अभी अभी तुमने क्या कहा था कि तुम जीजू को सच बता दोगी। सच बताने के बाद तुम्हारा क्या होगा, इसके बारे में सोचा है? तुम्हारा सच जानने के बाद जीजू की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार की जगह नफरत भर जाएगी। तुम इसलिए उनसे कुछ नहीं कहोगी, तुम्हें मेरी कसम, मधु ने माधवी को समझाते हुए दुखी मन से कहा। मधु की बात सुनकर माधवी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान फैल गई। उसने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, मैं राघव जी की नफरत सहन कर लूंगी मधु। अपने जीवन में खुशियां भरने के लिए मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। माधवी इस समय
तुम अपने होशो हवास में नहीं हो, जज्बाती हो रही हो, इसलिए तुम्हें अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला न घोटो। मधु ने हताश भरी आवाज में कहा। मैंने फैसला कर लिया है। मैं राघव जी को सच बता कर रहूंगी। तेरी इमोशनल बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इस बार माधवी ने मधु को गुस्से में घूरते हुए कठोर लहजे में कहा। मधु ने देखा कि उसकी बातों पर माधवी पर कोई असर नहीं हो रहा है तो गुस्से से बौखला गई। उसने चिल्ला कर कहा, मेरी बला से तू भाड़ में जा। अब तूने आत्महत्या करने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं क्या, ईश्वर भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। मैं भी कितनी पागल हूं जो भैंस के आगे बीन बजा रही हूं। क्या हुआ मधु, तुम चिल्ला क्यों रही हो? कौन आत्महत्या करने जा रहा है? तुम किसकी बात कर रही हो मधु? तभी वहां माधवी की बड़ी बहन गायत्री ने आकर घबराई हुई आवाज में पूछा। मधु ने गुस्से में दांत पीसते हुए माधवी की ओर घूरते हुए कहा, दी, मैं माधवी की बात कर रही हूं। फिर मधु ने राघव और माधवी के बीच हुई बातें गायत्री को बता दी। मधु की बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर डर और घबराहट दिखाई देने लगी। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, माधवी, तू पागल हो गई है क्या, जो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? दी, यही तो मैं इस पागल को समझाने की कोशिश कर रही हूं कब से, पर यह कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। इस पर तो जैसे राजा हरिश्चंद्र का भूत सवार हो गया है। मधु ने भी गुस्से में झल्ला कर अपनी बात कही। तू बिल्कुल चुप रह मधु, इतनी देर से मेरा भेजा खा रही है और अब दी को भड़काने की कोशिश कर रही है। दी को भड़काने की जरूरत नहीं है। माधवी ने गुस्से में मधु को घूरते हुए गंभीर लहजे में कहा, मैं दी को भड़का नहीं रही हूं, उन्हें तेरी बेवकूफी बता रही हूं। मधु ने भी झल्लाकर जवाब दिया। माधवी, मधु सही कह रही है, तू इस समय जज्बाती हो रही है। कभी कभी जज्बात को काबू में रखना पड़ता है बिट्टो। गायत्री ने बहुत प्यार से समझाते हुए माधवी से कहा। दी, आप ही बताइए, इतना घिनौना सच अपने दिल में छिपाकर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? जिस सच को आप छुपाने की बात कर रही हैं, मैं उस सच का भार ज्यादा दिनों तक उठा नहीं पाऊंगी। वो सच पत्थर बन मेरी ही आत्मा को लहूलुहान कर देगा, जो मेरे दिल का नासूर बन जीवन भर मुझे दर्द देता रहेगा। उस दर्द की टीस मुझे न चैन से जीने देगी और न मरने देगी। मैं जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी दी। इस झूठ के चलते मैं खुद ही अपनी नजरों से गिर जाऊंगी। उसके बाद मैं कभी भी आईने में अपने चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकती। क्या आप ऐसा चाहेंगी दी? आपने ही मुझे सिखाया है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, फिर आप मुझे झूठ बोलने की शिक्षा दे रही हैं। ऐसा क्यों? माधवी ने दर्द भरी आवाज में अपना तर्क दिया। हाँ, मैंने तुझे सिखाया है किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, पर जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जहां हमें अपने सिद्धांतों को छोड़ना पड़ता है। गायत्री ने लंबी सांस लेकर कहा। नहीं दी, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं इतने बड़े झूठ का बोझ ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, माधवी ने जवाब दिया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर कहना शुरू किया। दी, आप भी जानती हैं राघव दिल के बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। ऐसे व्यक्ति को धोखा देना ठीक नहीं है। मैं उन्हें अपने साथ घटी घटना के बारे में बताऊंगी। उसके बाद वह जैसा फैसला करेंगे मैं उसे बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार कर लूंगी। जीवन भर मैं डर के साए में नहीं जी सकती। रोज रोज मरने से अच्छा है मैं एक बार में ही मर जाऊं, माधवी ने रोते हुए कहा। मैं तेरी भावनाओं को समझती हूं, पर तू राघव से दूर होकर कैसे जिएगी मेरी लाडो? मैं जानती हूं तू राघव से बेइंतहा प्यार करती है। गायत्री ने दुखी स्वर में अपनी बात रखी। दी, ये बात सच है। मैं राघव से बेइंतहा प्यार करती हूँ। प्यार क्या, मैं उसकी पूजा करती हूँ। वो मेरे मन मंदिर के देवता हैं। दीदी, देवता के चरणों में कुचले हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते, तो मैं अपने देवता के चरणों में कुचला फूल कैसे समर्पित कर सकती हूँ? माधवी ने दर्द भरी आवाज में कहा। उसके स्वर में दर्द की तड़प साफ सुनाई दे रही थी। माधवी, एक बार फिर सोच ले मेरी बहना,
मधु ने रोते हुए कहा। मधु की बात सुनकर गायत्री ने भी दुखी मन से कहा, मधु ठीक कह रही है मेरी गुड़िया, एक बार फिर सोच ले, कहीं आज के फैसले पर तुम्हें आगे चलकर पछताना न पड़े। माधवी ने गंभीर लहजे में कहा, मैं जानती हूँ दी, आप और मधु मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हैं, लेकिन दी मैं झूठ की नींव पर अपने सपनों का महल नहीं खड़ा करूँगी। ये आप भी जानती हैं कि झूठ की नींव पर बनी इमारतें ज़्यादा दिनों तक मजबूत नहीं रहती, हल्की सी शक की ठोकर लगते ही बिखर जाती हैं। मैं अपने ख्वाबों का ताजमहल सच के सफ़ेद पत्थर से बनाना चाहती हूँ, झूठ के गारे सीमेंट से नहीं। दी आप समझिए। माधवी की बात सुनकर मधु और गायत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनके चेहरों पर दुख के साथ निराशा के बादल मंडरा रहे थे। माधवी वहां से उठकर छत पर चली गई। उसने देखा शाम गहराने लगी थी। वह वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और अपने जीवन में घटित उस भयानक मंजर को याद करते हुए अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। माधवी जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाली एक खुले विचारों की लड़की थी। स्कूल के बाद जब वो कॉलेज पहुंची तो उसके दोस्तों की लिस्ट में लड़के भी शामिल हो गए। उसमें जीवन का नाम सबसे ऊपर था। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। माधवी अपनी सभी बातों को उससे शेयर करती। जीवन, मधु और माधवी कॉलेज में अक्सर एक साथ दिखाई दे जाते। माधवी जीवन को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी। वो जीवन से अक्सर कहती, जीवन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं अपने मन की हर बात बिना तुमसे कहे रह ही नहीं सकती। दीदी के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करती हूँ तो वो तुम और मधु हो। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। माधवी, मधु और जीवन की दोस्ती भी परवान चलती रही। इसी बीच घर वालों ने माधवी की शादी पक्की कर दी। माधवी ने जब अपनी शादी की खबर मधु और जीवन को सुनाई तो मधु खुशी से उछल पड़ी, पर जीवन के चेहरे पर आक्रोश के बादल छा गए। जीवन के चेहरे के बदलते भावों को माधवी और मधु देख नहीं सकी। माधवी की शादी की बात सुनकर जीवन के मन में नफरत की नागफनी बढ़ने लगी। जीवन के मन की नफरत माधवी और मधु कभी देख ही नहीं पाई। इसका सबसे बड़ा कारण था वे दोनों जीवन को अपना दोस्त समझती थी, जबकि दूसरी तरफ जीवन अपने मन में नफरत पाले बैठा था। राघव कॉलेज में लेक्चरर थे। उनकी माँ के अलावा उनके परिवार में कोई नहीं था। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। राघव को माधवी पसंद आ गई तो घर वालों ने जल्दी से उन दोनों की सगाई भी कर दी। राघव अक्सर माधवी से मिलने लगे थे। माधवी को भी राघव पसंद था। राघव की अच्छाइयाँ माधवी को राघव के और करीब ले आई। धीरे धीरे माधवी राघव से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। माधवी को मधु हमेशा चिढ़ाती, तू तो बहुत लकी है, राघव जीजू जैसा सीधा पति मिल रहा है जो हमेशा तेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। माधवी भी मजाक में कहती, तो क्या हुआ, ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो मेरी किस्मत है, पर तू चिंता ना कर, मैं तेरे लिए भी ऐसा ही पति ढूंढ दूंगी। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती। मधु ने महसूस किया कि जब से मधु की दोस्त माधवी की शादी पक्की हुई थी, जीवन के व्यवहार में परिवर्तन आया है। इस बात का जिक्र उसने माधवी से भी किया, पर माधवी ने हंसकर कहा, तुझे तो शक करने की बीमारी है, तू तो अपने आप पर भी शक करती है। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, इसलिए जीवन थोड़ा परेशान होगा, उसे कॉलेज में टॉप जो करना है। माधवी की बात सुनकर मधु चुप हो गई, पर उसके मन का शक कम नहीं हो रहा था। उसने महसूस किया था कि माधवी जब भी जीवन के सामने राघव की तारीफ करती तो जीवन के चेहरे पर आक्रोश के बादल छाने लगते, जिसे वो बड़ी चालाकी से छुपा जाता था। समय का पहिया चलता रहा। देखते ही देखते कॉलेज की परीक्षाओं का समय आ गया, इसलिए इस बीच माधवी राघव से नहीं मिल पा रही थी। राघव ने माधवी से कहा भी, माधवी तुम्हारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, अब हमारा मिलना नहीं हो पाएगा।
ये समय कैसे बीतेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। माधवी ने छेड़ते हुए हंसकर कहा, प्रोफेसर साहब, आप तो 2 महीने की जुदाई से ही घबरा गए। कहीं मैं हमेशा के लिए आपसे दूर चली गई तो क्या करेंगे? राघव ने गंभीर लहजे में कहा, माधवी, आज तो तुमने ये बात कह दी, पर आज के बाद ऐसा मजाक कभी नहीं करना। मैं तुमसे बिछड़कर जी नहीं पाऊंगा। माधवी ने जल्दी से अपने कान पकड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे आपको दुख हो। इन 2 महीनों में भी हम बीच बीच में मिलते रहेंगे। माधवी की बात सुनते ही राघव के गंभीर चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने माधवी का हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से कहा, माधवी, हम इन दिनों मिले या न मिले, फोन पर बातें करके मन को समझा लेंगे। परीक्षाओं के बाद जल्दी ही माँ से कहकर शादी का मुहूर्त निकलवा हमेशा के लिए तुम्हें अपनी बना लूंगा। अब ये दूरी सहन नहीं होती। राघव की बात सुनकर माधवी का चेहरा शर्म से सिंदूरी हो गया। उस दिन के बाद राघव माधवी से नहीं मिला। उनकी बीच बीच में फोन पर बात हो जाती थी। अब परीक्षाएं शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं था। इस बीच 3-4 दिनों तक जीवन कॉलेज नहीं आया। माधवी को जीवन की चिंता हुई। उसने उसके दोस्तों से पता लगाने की कोशिश की कि क्या बात है, पर कोई ठीक से कुछ बता नहीं सका। माधवी सोचने लगी, जीवन यहाँ अकेले रहता है, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। मुझे उसके घर जाकर पता लगाना चाहिए। माधवी ने सोचा वो जीवन को फोन करके पूछे कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसे ध्यान आया वो जल्दी जल्दी में आज फोन लाना भूल गई। उसने सोचा था मधु को साथ ले लेगी, पर फोन ने सब गड़बड़ कर दिया। वो मधु के आने का इंतजार करती तो देर हो जाती, इसलिए मधु को साथ ले जाने का विचार मन से निकाल दिया। माधवी जीवन की तबीयत के बारे में सोचकर परेशान थी। वो अकेली ही जीवन के घर चली गई। उसने वहां जाकर देखा कि जीवन बुखार में तप रहा है। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल उलझे हुए, कपड़े अस्त व्यस्त थे। अपने घर में माधवी को देख जीवन चौंक गया। माधवी, तुम यहाँ? तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? जीवन ने खुश होकर पूछा। माधवी को अपने घर देख उसके चेहरे पर अजीब वहशी चमक दौड़ गई थी। माधवी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक भूत ने, माधवी ने सरगोशी करते हुए धीरे से कहा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। माधवी को हंसते हुए देख जीवन की आंखों में वासना के डोरे तैरने लगे, जिसे माधवी ने नहीं देखा। वो देखती भी कैसे? माधवी तो जीवन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। माधवी ने देखा उसका कमरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। उसने पहले कमरे को ठीक किया, फिर अपने और जीवन के लिए चाय बना कर लाई। जब दोनों चाय पी रहे थे तो माधवी ने शिकायती लहजे में गुस्से में पूछा, तुम्हारी तबीयत जब ठीक नहीं थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे इतना पराया कर दिया। तुम 3 दिनों तक कॉलेज नहीं आए तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी। पहले मैंने सोचा तुम घर में पढ़ रहे होगे, लेकिन आज जब तुम एडमिट कार्ड लेने भी नहीं आए तो मैंने तुम्हारे दोस्त अमर से तुम्हारे घर का पता लिया और तुमसे मिलने चली आई। मुझे माफ कर दो माधवी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए फोन नहीं किया। तुम मेरे घर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवन ने माफी मांगते हुए धीरे से कहा। माधवी कुछ देर जीवन के पास बैठी इधर उधर की बातें करती रही। फिर अचानक माधवी घड़ी देखकर जल्दी से उठते हुए बोली, अरे जीवन, तुमसे बात करते हुए मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। राघव मेरा रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहे होंगे। आज मैं राघव से मिलने जा रही हूँ। 3 दिन बाद तो परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, फिर हमारा मिलना नहीं हो पाएगा। अब मैं चलती हूँ। जीवन, कोई जरूरत होगी तो बताना। तभी अचानक जीवन ने माधवी का हाथ पकड़कर अपने नजदीक खींचकर उसे बिस्तर पर गिरा दिया। माधवी इसके लिए तैयार नहीं थी। जब तक वो कुछ समझ पाती, जीवन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। माधवी अपने आप को छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रही थी। वो चिल्लाना चाह रही थी, पर जीवन ने अपने दहकते होठों से उसके होंठ बंद कर दिए। माधवी तड़प के रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो जीवन की बाहों की कैद से आजाद नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ जीवन पूरी तरह माधवी को अपने कब्जे में ले चुका था। माधवी जीवन की कैद से आजाद होने के लिए छटपटाने लगी,
पर तब तक जीवन ने माधवी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। आज उसने माधवी के शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी तार तार कर डाला। जब उसके सर से वासना का जर उतरा तो थोड़ी देर बाद वो माधवी को छोड़कर अलग हट गया। माधवी बेसुध सी पड़ी बिस्तर पर रो रही थी। उसकी इज्जत आज तार तार उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही कर दी थी, जिस पर वो इतना भरोसा करती थी। वो व्यक्ति इंसान नहीं हैवान निकला। माधवी की ओर वासना भरी नजरों से देखते हुए जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा, माधवी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपना बना लिया। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हारी इज्जत लुट जाने के बाद अब राघव तो शादी करेगा नहीं। मैंने तुम्हारे शरीर पर अपने नाम की मोहर लगा दी है, जो आजीवन लगी रहेगी, जिसे तुम चाह कर भी मिटा नहीं सकती। इसलिए अब मेरी बन जाओ और मेरी बनकर जीवन का मजा लूटो। माधवी जीवन की हैवानियत को देखकर वैसे ही टूट गई थी। अब उसकी बातें सुनकर उसे जीवन से घृणा हो रही थी। माधवी ने जीवन को घृणा से देखते हुए कहा, शादी और तुम जैसे दरिंदे से? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एक जानवर से शादी करूंगी? मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी, पर तुम जैसे हैवान से कभी शादी नहीं करूंगी। तुम तो किसी औरत के घृणा के पात्र भी नहीं हो। घृणा भी तुम जैसे दरिंदे से घृणा करेगी। तुम जैसे हैवान से शादी कौन करेगा? आज के बाद मेरी नजरों के सामने कभी पड़ना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी कमीने। माधवी ने नफरत से कहा और वहां से चली गई। मधु को कॉलेज में जब जीवन के दोस्तों से पता चला कि माधवी जीवन से मिलने गई है तो मधु भी जीवन के घर आई। जब तक मधु वहां पहुंचती तब तक माधवी का जीवन बर्बाद हो चुका था, पर उसने माधवी और जीवन की बातें सुन ली थी। वो जीवन के घर के बाहर ही खड़ी थी। माधवी इतने गुस्से में थी, इसलिए जीवन के घर से निकलते हुए मधु को देख नहीं पाई। वैसे भी माधवी उस वक्त अपने होशो हवास में कहाँ थी, जो अपने अगल बगल ध्यान देती। वो सीधे दरवाजे से निकलकर बाहर चली गई। जब मधु माधवी के पास पहुंची तो माधवी अपने कमरे में बिस्तर पर औंधी पड़ी रो रही थी। मधु को देखते ही माधवी उससे लिपट कर फफा फकक कर रो पड़ी। माधवी ने उसे बताना चाहा तो मधु ने धीरे से कहा, उसे सब पता चल गया है, जीवन ने उसके साथ क्या किया है। जब मधु और माधवी बात कर रही थी तो उसकी बातें माधवी की बड़ी बहन गायत्री ने भी सुन ली, जो अभी अभी घर आई थी। माधवी मधु से कह रही थी कि अब वो राघव की पत्नी बनने के काबिल नहीं है। वो राघव को अपने साथ हुई घटना के विषय में बता देगी। मधु ने उसे घूर कर कहा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। माधवी की बात सुनकर गायत्री भी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अपने को संभालते हुए उसने गंभीर लहजे में कहा, माधवी, इस बात को अभी यहीं दफन कर दो। इस विषय पर इस वक्त कोई बात नहीं होगी, बाद में सोचेंगे क्या करना है। इतना कहकर गायत्री वहां से चली गई, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। उसी समय राघव का फोन आया। उसके बाद फिर माधवी और मधु में बहस छिड़ी हुई थी। मधु के चिल्लाने की आवाज सुनकर गायत्री वहां आई। जब उसे पता चला कि माधवी ने राघव को सच बताने के लिए शाम को घर बुलाया है तो वो भी माधवी को समझाने लगी। सोचते हुए माधवी के मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। वो अतीत से बाहर निकल आई। उसने निर्णय कर लिया वो राघव के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। उसे सब सच बता देगी। उसने अपने लॉकेट को खोलकर राघव की तस्वीर निकाली। उसे बहुत प्यार से निहारते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, राघव, आज आखिरी बार मैं आपको देखूंगी। उसके बाद शायद कभी आपको देख ना सकूं, क्योंकि मैं जानती हूं मेरा सच जानने के बाद आपका प्यार नफरत में बदल जाएगा। मेरा सच जानने के बाद आप मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे, पर मैं जीवन भर आपको प्यार करती रहूंगी।
इतना कहते कहते माधवी फूट फूट कर रो पड़ी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मधु ने चौंक कर जल्दी से अपने आंसू पोछे और पीछे मुड़कर देखा तो वहां मधु खड़ी थी। मधु ने गंभीर लहजे में कहा, रो ले माधवी, रो ले, अब तो तुझे जीवन भर रोना ही है। अरे हाँ, मैं तो जिस काम के लिए आई थी वो बताना ही भूल गई। नीचे जीजू आए हैं, तुझे बुला रहे हैं। माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर खड़ी हो गई। मधु ने एक बार फिर आशा भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, माधवी, एक बार फिर सोच ले, राघव जीजू को खोकर तू जिंदा नहीं रह पाएगी। राघव जी से सच छुपा कर भी कहाँ मैं जिंदा रह पाऊंगी मेरी बहना। बर्बाद तो मुझे हर हाल में होना ही है, तो सच बोलकर ही बर्बाद हो जाऊं, तब मेरे मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा। माधवी ने दर्द से कराहते हुए कहा। इतना कहकर माधवी सीढ़ियां उतरने लगी। हाल में राघव बैठे गायत्री से बातें कर रहे थे। माधवी को देखकर राघव के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, पर माधवी का चेहरा गंभीर बना रहा। उसने सपाट लहजे में कहा, राघव जी, आप मेरे कमरे में आइए, वहीं बातें करेंगे। इतना कहकर माधवी अपने कमरे में चली गई। माधवी की बात सुनकर राघव के चेहरे पर आश्चर्य के भाव तैरने लगे। उन्होंने गायत्री और मधु की ओर देखा तो उन दोनों ने अपनी नजरें झुका ली। उन्हें ऐसा करते देख राघव के चेहरे से भी मुस्कान गायब हो गई। राघव सीधे माधवी के कमरे में पहुंचे। वहां माधवी सिर झुकाकर बैठी थी। राघव को कमरे में आया देख उसने नजरें उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, जैसे वो बहुत रोई हो। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। माधवी की हालत देख राघव घबरा गए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने माधवी को इतना गंभीर और उदास कभी नहीं देखा था। वे जब भी माधवी से मिले वो हमेशा उन्हें मुस्कुराती हुई ही मिली थी। माधवी को गंभीर देख राघव भी गंभीर हो गए। वहीं उसके पास बैठकर गंभीर लहजे में पूछा, माधवी, क्या बात है? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ तो बोलो, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? माधवी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अपने साथ घटी घटना के बारे में राघव को सब बता दिया। राघव माधवी की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। राघव को खामोश देख करके माधवी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ उसकी पहनाई अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर राघव की हथेली पर रख दिया। अंगूठी देखकर राघव जैसे होश में आ गए। उसने एक नजर अंगूठी और माधवी पर डाली, फिर गंभीर लहजे में कहा, तुमने बिना मेरा फैसला सुने अंगूठी क्यों निकाल दी? राघव की बात सुनकर माधवी ने चौंक कर आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। राघव ने गंभीर लहजे में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे शरीर से नहीं। तुम्हारी आत्मा पवित्र और सच्ची है। तुम्हारे शरीर के साथ क्या हुआ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तुम्हारी गलती कहीं नहीं है। जब तुम्हारी गलती है ही नहीं तो तुम स्वयं को दोषी क्यों मान रही हो? राघव थोड़ी देर के लिए खामोश हुए, फिर बोले, मैं कल भी तुमसे प्यार करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तुम एक सच्ची योद्धा हो जिसने सच को हारने नहीं दिया। तुमने अपने मन और विचारों पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसी सच्ची और साहसी लड़की मेरी पत्नी बनने वाली है, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। राघव की बात सुनकर माधवी राघव के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने उसे रोने दिया। राघव जानते थे कि उसके मन की पीड़ा आंसुओं के रास्ते ही बाहर आ सकती है। दरवाजे पर खड़ी मधु और गायत्री ने भी राघव की बातें सुन ली थी। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आज सच और माधवी के विश्वास दोनों की जीत हुई थी। ये थी मेरी कहानी कड़वा सच। आपने देखा माधवी ने किस तरह स्वयं से लड़कर, अपनी आत्मा से लड़कर, अपनी भावनाओं से लड़कर के अपना वो सच राघव को बता दिया जो कोई भी लड़की बताना नहीं चाहेगी। उसके ऊपर जो बीती, उसके ऊपर जो भी अत्याचार हुआ, उसकी आत्मा को तार तार कर दिया गया, उसके वजूद को नोचा घसेटा गया, उसकी स्वाभिमान को कुचला गया, उसके आत्मसम्मान पर चोट लगाई गई। फिर भी माधवी जैसी बहादुर लड़की
खामोश नहीं रही। उसने झूठ की नींव पर अपने वैवाहिक जीवन को खड़ा करना उचित नहीं समझा। यह उसका उचित निर्णय था, क्योंकि अगर वो झूठ बोलकर राघव से शादी कर भी लेती तो वो हमेशा डर के साए में रहती। उसे डर बना रहता कब उसके जीवन का राज उसके पति राघव के सामने आ जाए तो उसके बाद क्या होगा। वो कभी भी चैन की सांस नहीं ले सकती थी, हर दिन वो घुट घुट कर जीती। इसीलिए उसने निर्णय किया कि वो सच पहले राघव को बताएगी, उसके बाद राघव जो निर्णय करेंगे वो उसे सिरोधार करेगी। उसकी बहन, उसकी सहेली, सब ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो सच दबा जाए, सच को पी जाए, राघव को कुछ न बताए और उससे शादी कर ले। राघव उससे प्यार करता है, लेकिन माधवी इसके लिए तैयार नहीं हुई। ये उसकी सच्चाई, उसके प्यार की एक भावना थी। वो अपने पति को देवता समझकर पूजती थी और उसका ये मानना था कि देवता के चरणों में कुचले हुए फूल, मसले हुए फूल नहीं चढ़ाए जाते। हाँ, देवता को बता दिया जाए कि यही मेरे पास है, अगर आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपको चढ़ा देती हूँ। यही निर्णय लेकर के उसने राघव को सच बताया। और दूसरी तरफ राघव जैसा व्यक्ति जो माधवी से प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था, इसे कहते हैं सच्चा प्रेमी। एक ऐसा सशक्त व्यक्ति जो हर लड़की पति के रूप में चाहेगी। राघव ने उसकी बात को ध्यान से सुना, समझा और ये भी जान लिया कि इसमें माधवी की गलती नहीं है, तो उसे क्यों ठुकराया जाए। शरीर का क्या है, शरीर अपवित्र हो सकता है, लेकिन अगर आत्मा पवित्र है तो वो शरीर कभी अपवित्र माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिसकी आत्मा मर जाती है तो शरीर का पवित्र होने से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए उसने निर्णय किया कि वो माधवी से शादी करेगा। यहाँ पर राघव के दृढ़ता, उसके प्यार और उसकी अच्छाई की सराहना करनी पड़ेगी। अगर हर लड़के ऐसा सोच लें तो वो लड़कियां जिनके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, डर डर के साए में जीती हैं, चाहे शादी से पहले या शादी के बाद भी उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो ये सच अपने घर वालों से, अपने पति से, समाज से छुपाने की कोशिश करती हैं कि उन पर लांछन लगाया जाएगा और उनका जीना हराम हो जाएगा। अगर समाज इसको साधारण रूप में ले, उस लड़की की गलती ना माने, उस लड़की की गलती जब ही नहीं है, तो लड़कियां ऐसा कभी छुपाने की कोशिश नहीं करेंगी। लेकिन ये जो समाज है इतना अच्छा भी नहीं है। यहाँ तो अहिल्या को पत्थर बना दिया गया और माता सीता पर भी लांछन लगाया गया। इसीलिए औरतें खामोश होकर के उस दर्द को पी जाती हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, लड़के लड़कियों की सोच बदल रही है और बदलना भी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लोग खुलकर जीने के लिए आगे आएंगे। और यहाँ पर माधवी और राघव ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा अगर होने लगे तो समाज में बदलाव निश्चित आएगा। ये थी मेरी कहानी कड़वा सच। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, समीक्षा करके बताना ना भूलिएगा कि मेरी कहानी आप लोग को कैसी लगी। वैसे मैं देख रही हूँ कि मेरे चैनल पर आप लोग उतना स्नेह नहीं बरसा रहे हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी कहानियों को पढ़िए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।